वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ग्रामर में मास्टरी हासिल करने की अपने 50 दिन की क्लास कर रहे हैं। 50 दिन की क्लासेस में 6 डेज की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी जो है वो 7वें दिन की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जो कोचिंग में पढ़ाई जाती है, जो बुक्स में मिलती है, लेकिन इसमें डाउट हमेशा परसिस्ट रहती है, डाउट हमेशा बना रहता है। डाउट हमारा कभी दूर नहीं होता है और एग्जाम में जब भी इन पे बेस क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर समय हम गलत करके चले आते हैं। तो हम मॉडल्स को पढ़े कैसे कि हमें मॉडल्स में कभी डाउट ना हो। तो ये जो आपका डाउट है आज वो मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग जो मॉडल्स अभी तक पढ़ रहे हैं या कोचिंगों में जो आपको पढ़ाया जाता है वो गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, या कोचिंग वाले अगर सही तरीके से पढ़ा भी रहे हैं तो आप उसको गलत तरीके से पढ़ते हो। मॉडल्स में क्या आपको जानना चाहिए और क्या जान के छोड़ देना चाहिए और क्या आपको रट्टा मार के स्टोर करके रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन किस रूल्स पे बनते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। तो आज हम मॉडल्स का अपना पूरा का पूरा डाउट करेंगे क्लियर। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं अपने इस कटोरे की, अपने इस माइंड बाउल की, जो अक्सर करके मैं डिस्कस करता हूँ हर वीडियो के स्टार्ट में। अब ये समझिए कि 6 दिन का लेक्चर इसमें आपने फिल कर लिया है। आपने माइंड में 6 दिन का लेक्चर स्टोर किया है। अब ये जो लीकेज है, मैंने बड़ा डब्बा इसलिए बनाया है क्योंकि अब 6 दिन पे आपने जितना स्टोर किया है वो मैटर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो लीक बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आप इसको भूलोगे बहुत ज़्यादा। अगर भूलोगे बहुत ज़्यादा तो फिर वही डिप्रेशन, फिर वही टेंशन, फिर वही सब कुछ, और फिर से वही एग्ज़ाम से बाहर होने की तैयारी। जितनी आपने मेहनत की है अभी तक पढ़ने में, उतनी ही मेहनत की है आपने एग्ज़ाम से बाहर जाने की, अगर आपने इस लीकेज को वापस रीफिल नहीं किया है तो। अब जैसा कि आप वीडियो पॉज करके जो है इसको मैं बताता हूँ कि आप इसको जो है वापस भरिए। अब 20 मिनट के बाद बजाय जो है आपका 22 मिनट का रिवीजन सेशन होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, 22 मिनट तक रिवाइज कीजिए। पहला डेज पूरा पढ़िए, दूसरा डेज पढ़िए, तीसरा डेज पढ़िए, चौथा डेज पढ़िए, पांचवा डेज पढ़िए एंड छठा डेज पढ़िए। आज है डेज आपका 7वां। अब देखिए डेज 1 क्या पूरी तरीके से याद है जब आप रिवीजन कर रहे हो? तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो मैंने बताया, अगर आपने वो पूरा किया होगा तो डे 1 आपको पूरा याद होगा, जो भी मैंने बताया है आपको जुबान पे रटा होगा। डे 2, क्योंकि माइंड की एक खास बात ये होती है कि 6 से 7 दिन उसको लगता है कि परमानेंट मेमोरी में फीड होने में। अगर 6-7 दिन आपने किसी चीज को लगातार पढ़ दिया है तो वो छाप बन जाएगी दिमाग पे। डे 2 वाला जो पोर्शन है वो छाप बनने की स्थिति में होगा। डे 3 थोड़ा पीछे होगा, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 इस तरीके से होगा। लेकिन जो स्टूडेंट इस माइंड बाउल के कॉन्सेप्ट को वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि वो कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ कि अंततः वो इस चीज पे जो 220 मार्क्स वाली बात है, ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके दिमाग में हर चीज 24 घंटे स्टोर रहनी चाहिए। 24 घंटे स्टोर रखने का सबसे सही तरीका यही है। अदरवाइज आप रिवीजन के प्रोसेस से गुजरोगे। अभी तो 40-45 दिन है, 15 दिन के बाद आपसे एक भी क्लास अटेंड नहीं होगी और एग्जाम सर पे आ जाएगा। टेंशन के मारे और डर के मारे आपका एग्जाम खराब होने लगेगा। तो रिजल्ट खराब होने से बचने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है वो 1-2 दिन अपनी क्लासेस डिले कर सकते हैं। वो पहले पूरी तरीके से रिवाइज करें और फिर से उसी दिन से स्टार्ट करके 1-2 क्लासेस अगर लास्ट की छूट भी जाए तो वो छोड़ दे, क्योंकि अगर 48 क्लासेस भी आप कर लेते हैं, 50 में से 45 क्लासेस भी पढ़ लेते हैं, तब भी आप 40-42 नंबर आराम से निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ, तो ये जरूरी है कि ये माइंड बाउल के कॉन्सेप्ट को आप सही से समझें और रिवाइज करें। और मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताए कि हाँ सर मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि मुझे अंदाजा भी लगे कि ये मैं 2-2.5 मिनट जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ जानबूझ के, ये वेस्टेज तो नहीं है। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि ये फर्जी की बात है वो इसे स्किप कर सकते हैं। और मेरी वीडियो जो उनके किसी के काम के लायक भी नहीं होगी, वो इसका बस ऐसे ही वीडियो देख के यूज कर रहे हैं और फिर बस निकल ही जाएंगे। मैं ये जो चीज आपको बता रहा हूँ इसको आप करिए। 50 दिन आप करेंगे, उसके बाद आप औरों से बिल्कुल, अगर आप सपोज कीजिए कि अभी आप जीरो, आपको कुछ नहीं आता, तो 50 दिन के पास आपके पास जो होगा ना, वो आपके दोस्त भी देख के हैरत में रह जाएंगे, अरे 50 दिन में ऐसा क्या कर लिया। ये ऐसा कॉन्सेप्ट ही है, स्टार्ट में पता नहीं चलता है, लेकिन अगर फुल अगर शेड्यूल में आपने फॉलो किया तो ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मॉडल की। बहुत बकवास हो गई। मॉडल्स, ये आपका सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। मॉडल्स को पढ़ने के लिए पहले मैंने लास्ट जो है अपने वीडियो में जो डे 6 था उसमें मैंने वर्ब को डिस्कस किया था आपको थोड़ा सा, ताकि आपको सेंस पता रहे। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ब जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, तो जो वो एक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है जिस वर्ड से, उसको बोलते हैं वर्ब।
आपको हिंदी विंदी में नहीं जाना, बस ऐसे समझना है कि सब्जेक्ट अगर कोई एक्शन करता है तो जो भी वर्ड हम उसको ग्रामर में डिनोट करने के लिए, सेंटेंस में, इंग्लिश लैंग्वेज में डिनोट करने के लिए पुट करते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्ब। और वर्ब जैसे एक जो होती है, एक होती है मेन वर्ब आपकी और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। एक तो मेन वर्ब होती है जो एक्शन कर रहा होता है, उसके सपोर्टिंग में एक और वर्ब होती है। तो मॉडल जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। बस इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो मेन वर्ब के भी काम करते हैं। ये है डेयर एंड नीड। डेयर एंड नीड आपका क्या करता है? मॉडल्स की तरह काम तो करता ही करता है, साथ में मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। अब ये बस इतना समझिए कि मॉडल जितने ये मैंने लिख रखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, ऑट टू एंड मस्ट, ये मॉडल्स ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। डेयर एंड नीड जो है ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। अब बात करें हम यूज टू की, ये एग्जेक्टिव की तरह काम करता है। जैसा कि आप लोग एग्जेक्टिव जानते हैं कि एग्जेक्टिव का काम क्या होता है कि नाउन को क्वालिफाई करना। तो ये एग्जेक्टिव की तरह काम करता है एंड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, आर टू, मस्ट टू, इन पे एक कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं। उनको एक बारी हम समझ लेते हैं कि कुछ कॉमन रूल्स क्या होते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसका V1, V2, V3, V4 एंड V5, V5 को हम S या ES फॉर्म बोलते हैं। V1 को आप जानते हैं, V2 को जानते हैं, V3 को जानते हैं, V4 V प्लस ING फॉर्म होता है। तो ये जो सारे के सारे फॉर्म है ये मॉडल्स के नहीं बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब एक चीज और है कि ऑट और यूज, ऑट और यूज ये हमेशा टू के साथ आते हैं। हमेशा जब भी हम ऑट का इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑट टू, और यूज का इस्तेमाल जब करते हैं, यूज का सॉरी, तो यूज्ड टू लिखते हैं। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ही यूज्ड टू कम लेट। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको जाननी होगी कि ऑट और यूज्ड, इनको कभी बगैर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अलावा और किसी तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी ऑट टू आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जब भी यूज टू आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ऑट एंड यूज टू को इस तरीके से रखते हैं। चलिए अब एक एक करके कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, ऑट टू एंड मस्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कैन एंड कुड की। कैन एंड कुड को जो है आपको जब कोचिंग क्लासेस में आप जाते होंगे, अगर आप में से जिन स्टूडेंट ने कर रखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कमेंट में जिन्होंने लिखा है कि उनके पास कोचिंग वगैरह नहीं है, तो ये जो कैन कुड है जो आपको बुक्स में मिलती है, जनरली आप लोग ये समझते हैं कि पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैन या फिर कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड बेसिकली कैन का पास्ट फॉर्म है। जैसे एग्जांपल देखें हम, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स उठा सकता है। यहाँ पे उसकी एबिलिटी या पावर की बात की जा रही है। आई कुड नॉट कम स्टरडे, मैं आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। और हिंदी में सकता का जो सेंस निकलता है उसके लिए हम कैन का या फिर पास्ट में कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो खाली बस समझने की बात रही कि कैन और कुड का सेंस लेने के लिए ये चीज आपको जाननी चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि एक चीज और होती है कि अगर हम परमिशन किसी से मांग रहे हैं या फिर उसको परमिशन दे रहे हैं तो वहां पे भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। मे का भी इस्तेमाल करते हैं परमिशन मांगने के लिए। जैसे यू कैन गो नाउ, और कभी कभी बोलते हैं यू मे गो नाउ। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेंटेंस सही होते हैं। अब जो आपको अब तैयार करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो कैन और कुड है वो पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी यूज किया जाता है कैन और कुड को। कैन को जब पॉसिबिलिटी के लिए शो करने के लिए यूज किया जाता है तो वो जो पॉसिबिलिटी होती है वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। अगर हिंदी में इसको समझे तो सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मतलब उसमें किसी तरीके का सिद्धांत दिख रहा हो, थ्योरी दिख रही हो किसी तरीके की। जैसे एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, सभी मिस्टेक कर सकते हैं। एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, तो हम एक तरीके की ये थ्योरी दे रहे हैं कि सभी मिस्टेक कर सकते हैं। और जो कुड है इसको भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। कुड कब इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए? जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, दूर की संभावना की बात कर रहे हो। जैसे इस सेंटेंस में है देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, वहां पे तुम्हारे जो है सीट के अंदर एक बम हो सकता है। तो रिमोट, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं वहां पे, तो हम रिमोट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी के लिए और भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
जैसे मे हो गया, आपका मस्ट हो गया। तो इनकी आगे चल के अभी चर्चा करते हैं। अभी कैन कुड में जो डिफरेंस होता है पॉसिबिलिटी में, वो ये होता है कि जो कैन होता है वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जो है रिप्रेजेंट करता है, और जो कुड होता है वो रिमोट पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। और एक और कंफ्यूजन होता है कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए कैन भी इस्तेमाल किया जाता है, कुड भी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैन का पास्ट यहाँ पे कुड लिया जाता है। कैन अलग तरीके से काम करता है रिक्वेस्ट शो करने के लिए, कुड अलग तरीके से शो किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास मुझे किसी दोस्त का कुछ सामान चाहिए हो, तो जब हम बोलते हैं अबे भाई दे दे यार, या फिर किसी दोस्त से कुछ आप रिरक रहे हो कि हाँ भाई ये दे दो यार, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे इस्तेमाल होता कैन का। और अगर जैसे ऑफिस वगैरह में चले जाओ, वहां पे अगर किसी से आप फॉर्मली जो है फॉर्मल तरीके से किसी से अगर रिक्वेस्ट करो, तो वो वहां पे इस्तेमाल होता है कुड का। तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, एबल। एबल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हम किसी चीज में सक्षम है या कि नहीं सक्षम है। एबल का मतलब है सक्षम। कैन का भी मतलब होता है कि कर सकता हूं, सकता के सेंस में आता है हिंदी में अगर बात करें तो। एबल, कैन एंड कुड, ये तीन के तीनों वर्ड ध्यान से सुनिएगा अगर हैंड राइटिंग क्लियर ना हो रही हो तो। एबल, कैन एंड कुड, एबल, कैन एंड कुड, इन तीन के तीनों का मतलब एक होता है। तो कैन कुड का तो हम कभी आपस में एक दूसरे के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें कि एबल का इस्तेमाल भी हम कैन के साथ ना करें, और एबल का इस्तेमाल भी हम कुड के साथ ना करें, क्योंकि कैन भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, कुड भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, और एबल भी सेम को करता है। तो अगर इनमें से दो पेयर में अगर कोई हम यूज कर ले, कैन कुड का तो वैसे हम कहीं करते ही नहीं है, लेकिन एबल का कैन के साथ या एबल का कुड का साथ कर लें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, कि हमें जरूरत नहीं है एक वर्ड की। अभी इसके पहले मैं आपको सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस बता चुका हूं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड की है तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम यूज करें तो या तो एबल यूज करें या तो फिर हम कैन यूज करें। जैसे यहाँ पे है आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि मैं कल नहीं आ सकता हूं। तो या इसको ऐसे लिखिए कि आई कैन नॉट कम टुमारो, यहाँ पे एबल मत लगाइए, आई कैन नॉट कम टुमारो। या तो फिर अगर आपको एबल लगाना है तो इसको ऐसे लिखिए, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आवाज सुनिए ध्यान से, हैंडराइटिंग क्लियर नहीं हो रही होगी। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो या तो आप एबल लगाइए या तो आप कैन लगाइए। तो ये जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं, इनको आपको याद करना है, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आपको कुड, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए कैन, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड, और एबल का इस्तेमाल कैन और कुड के साथ नहीं करते हैं। कैन और कुड के विषय में इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात करें मे, माइट एंड मस्ट का। मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी शो करता है। अभी हमने देखा कैन पॉसिबिलिटी शो कर रहा था, कुड पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, अब यहाँ मे भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। फिर से वही कंफ्यूजन कि क्या, कहाँ पे, कैसे लगाएं। जैसे इट मे रेन टू नाइट, यहाँ पे आप ये तो नहीं कह सकते हो कि इट कैन रेन टू नाइट। एक पॉसिबिलिटी होती है, एक जनरल पॉसिबिलिटी होती है। तो जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट भी पॉसिबिलिटी शो करता है। मस्ट कैसी पॉसिबिलिटी शो करता है कि जब जरूरत से ज्यादा पॉसिबिलिटी, मतलब हम कंपल्सन लगा दें, तब वहां पे हम मस्ट का शो करते हैं। में जो पॉसिबिलिटी होती है, ना जरूरत से ज्यादा होती पॉसिबिलिटी, ना जरूरत से कम, लेकिन मस्ट का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा पॉसिबिलिटी का सेंस हो, वहां कंपल्सन आ जाए, बाध्यता आ जाए एक तरीके का, तब हम मस्ट का जो है वहां पे यूज करते हैं। में जो है विलिंगनेस, इच्छा, इच्छा भी बताती है कहां पे, ऑपरेटिव सेंटेंसेस में। इस सेंटेंस से आप परिचित होंगे, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र बड़ी हो या तुम ज्यादा उम्र तक जियो। तो ये यहाँ पे हम अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मेरी इच्छा ये कह रही है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ज्यादा उम्र तक जियो।
तो विलिंगनेस जब बताना हो तो ऑपरेटिव सेंटेंस में हम मे का इस्तेमाल करते हैं। इन सब पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ बनता है, जैसे कि अभी आपको सेंटेंस का फॉर्म पढ़ना पड़ेगा कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। मैं एक रब बताता हूँ कि सेंटेंस जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है किसी ना किसी तरीके से। तो जैसे यहाँ पे है वी ईट सो दैट वी में लिव, यहाँ पे वी ईट आपका जो है ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो है सो दैट वी में लिव ये है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, जब हम सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना समझिए कि वी ईट आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड वी में लिव ये जो है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो रूल ये कहता है कि अगर अगर आपका सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज सो इन वर्ड से स्टार्ट हो, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो वो किसी पर्पज को दर्शाता हो, जैसे सो दैट वी में लिव, वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो जब ऐसा केस हो तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, और प्रिंसिपल क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो कुल मिला जुला के इस रूल को पूरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो वो प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो वो इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, तो हम उसमें मे का इस्तेमाल करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज में। ध्यान रखिए किस में इस्तेमाल करते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में। वी ईट सो दैट वी में लिव, यहाँ पे मे का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वी ईट ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, सो दैट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसलिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हम मॉडल मे का इस्तेमाल करते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से समझिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो, किस में हो, प्रेजेंट टेंस में, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो आपका, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो आपका, वो आपका दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट इनसे स्टार्ट हो रहा हो, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज में एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब बात करें माइट की, जैसा मैंने बताया कि माइट लेस पॉसिबिलिटी शो करता है, मे पॉसिबिलिटी शो करता है, ना ज्यादा ना कम, इट में रेन टू नाइट, ना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कम पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। माइट क्या होता है, जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी हमको ये बतानी होती है कि कम है, बोले तो कम है, न ज्यादा न कम, तो हम में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा हो तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और माइट का इस्तेमाल तब करते हैं हमें जब कम पॉसिबिलिटी शो करनी हो। तो कैन का इस्तेमाल करते हैं हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, कुड का इस्तेमाल करते हैं हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। तो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड ये सारे के सारे पांच के पांचों वर्ड आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया। इसका एग्जांपल एक देखते हैं, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई कुड नॉट हैव मच होप। ही माइट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता था, बट यहाँ पे माइट ये बता रहा है कि उसके पास करने की जो संभावना थी वो कम थी। बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, लेकिन उसका इंटेलिजेंस देख के, बुद्धिमत्ता देख के मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो मतलब यहाँ पे माइट जो है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास, मतलब वो एग्जाम पास कर सकता था, इस बात की संभावना कम थी। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम जब हमें शो करना होता है तब हम माइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया इसके पहले कि मस्ट जो है अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाई कार, ही मस्ट बी रिच, वो 5 सितारा होटल में रहता है और कार से टहलता है, तो उसका रिच होना चाहिए, मतलब वो रिच होगा। तो यहाँ पे संभावना जो है वो ज़्यादा है। कैसा, क्योंकि जो 5 स्टार होटल में रहता है और कार से टहलता है ये बता रहा है कि संभावना कितना ज्यादा है उसके रईस होने की। तो जब पॉसिबिलिटी बात करें ज्यादा हो तो मस्ट का यूज, न ज्यादा हो ना कम हो तो हम यूज करते हैं मे का, माइट का यूज करते हैं जब लेस पॉसिबिलिटी शो करनी हो, थ्योरेटिकल जब पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं।
तो मुझे उम्मीद है पॉसिबिलिटी को लेके आपको पांचों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करें कि हम रेस्पेक्ट और रिक्वेस्ट के लिए भी मे का यूज करते हैं। रेस्पेक्ट या रिक्वेस्ट के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रेस्पेक्ट और रिक्वेस्ट के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस हम हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में रखते हैं। जैसे आप ये सेंटेंस हमेशा सुने होंगे, मे आई कम इन। इसको तो कई बार आप यूज भी किए होंगे बचपन से लेके अभी तक। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या की जा रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में रख रहे हैं मे को। तो मे रिस्पेक्ट शो करता है, रिक्वेस्ट शो करता है, लेकिन जब रेस्पेक्ट या रिक्वेस्ट शो करे तो हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में रखते हैं। एक और सबसे ज्यादा चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, पॉसिबली, लाइकली। ये मे के साथ जो है कभी भी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि मे पॉसिबिलिटी शो करता है। तो पॉसिबली एक अपने आप में ही वर्ड है, और लाइकली सिमिलर है, हो सकता है, संभावना है, इस तरीके की हिंदी इनकी मीनिंग है। तो मे, पॉसिबली, लाइकली, ये तीन के तीनों वर्ड जो है एक जैसे हैं, तो ये कभी पेयर में नहीं आ सकते। अगर पेयर में आए तो इसका मतलब है कि सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब है कि उस वर्ड की जरूरत सेंटेंस में नहीं है जो हमने रख दी है। जैसे ही मे पॉसिबली कम टुमारो, मे भी सेम चीज बता रहा है, ही मे कम टुमारो, वो कल आ सकता है। ही विल पॉसिबली कम टुमारो, तो यहाँ पे मे हटा के आप विल लगा सकते हो, तब सेंटेंस सही होगा। तो मे और पॉसिबली को एक साथ नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइकली और मे को भी एक साथ नहीं रखते हैं। तो ये आपको जो है नोट बनाने लायक पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं शैल एंड विल की। शैल एंड विल ये हम टेंसेस में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मॉडल्स की तरह भी इनका कुछ हम स्टडी करते हैं। जैसे शैल एंड विल, शैल और विल के विषय में आप एक चीज जानते हैं कि आई एंड वी के साथ जो है हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो ग्रामर है, जो आधुनिक ग्रामर है, उस ग्रामर के हिसाब से हम सेल विल किसी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, आई वी के साथ हम विल इस्तेमाल कर लेते हैं। सेल का इस्तेमाल तो नहीं करते, आई वी के साथ हम विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो तो ये जो है सही समझा जाएगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तो हम जो है आई और वी के साथ हमेशा सेल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम हमेशा वी मस्ट, यहाँ पे एक कंपल्सन है, मस्ट हमारा कंपल्सन शो करता है, यूज ओनली सेल विथ आई एंड वी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम आई और वी के साथ हमेशा सेल यूज करेंगे, विल नहीं। जैसे यहाँ पे है विल आई गो, ये सेंटेंस गलत है। सेल आई गो ये सही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम रख देते हैं तो वो सही होगा। और दूसरा जो है, मैंने ये सारा का सारा रेड से कलर से रख रखा है, क्योंकि ये सारा कुछ आपको याद रखना है, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। जैसे ये 2016 में क्वेश्चन आया था, मेरे खुद के सेट का क्वेश्चन था, मेरे खुद का सेट का है तो मुझे इसलिए याद भी है कि क्वेश्चन टैग, जब अगर कोई आपका जो है सेंटेंस लेट अस या फिर लेटस, ऐसे इसको हाइफन से लिखते हैं, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म है इसका, लेटस का, लेट्स, लेट अस या फिर लेट्स, अगर इससे स्टार्ट हो, तब जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ाते हैं, क्वेश्चन टैग एक अलग चैप्टर में डील करेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, अगर हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सेंटेंस का, तो इसका एक अलग पैटर्न होता है, बहुत इजी सा टॉपिक होता है। जल्द ही जो है इन लेक्चर्स को खत्म होने के बाद क्वेश्चन टैग हम करा देंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस करा देंगे। तो क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं, जब हम लेट अस और लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो हम क्वेश्चन टैग हमेशा सेल वी करके बनाते हैं, सेल वी। तो जैसे यहाँ पे है लेट अस डांस टुगेदर, अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाता है तो हम आगे लिखेंगे शैल वी। लेट अस डांस टुगेदर, चलिए साथ में डांस करते हैं, शैल वी। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? इसका मतलब ये होता है। तो जब भी लेट अस से स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट हो, तो शैल वी रखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के सेट का क्वेश्चन पेपर है और कई बार ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट हो या लेट से स्टार्ट हो तो हम शैल वी करके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। क्वेश्चन टैग में हम इसकी डिटेल में और अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम फिलहाल इस चीज को समझते हैं कि लेटस और लेट से स्टार्ट हो सेंटेंस तो हम क्वेश्चन टैग में शैल वी यूज करते हैं। जैसे एक यहाँ पे और सेंटेंस है, ही होप्ड दैट ही विल पास, ही होप्ड दैट ही विल पास। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेंटेंस का आपका जो स्टार्टिंग पार्ट है ही होप्ड, ये आपका क्या है? पास्ट टेंस है।
ये क्या है, आपका पास्ट टेंस है, और यहाँ पे अगले वाले पार्ट में आपने इस्तेमाल किया विल। तो ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो तब हम विल का नहीं वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस पूरी तरीके से पास्ट में रहना चाहिए, अगर पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट में रखना चाहिए हमें सेंटेंस को। ही सैड दैट मैन इज नॉट ए मशीन। अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या फर्क है? ही सैड दैट ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, तो क्या हम इसको इज को वाज में बदल दें, पास्ट में बदल दें? नहीं। एक चीज मैं अब आपको और बता दूं, अगर हैबिचुअल एक्शन हो, क्या हो? हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर ये सब चीजें हों तब हम सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसे ही सैड दैट मैन इज नॉट ए मशीन, ये सेंटेंस सही है कि मैन इज नॉट ए मशीन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आवर टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और फ्रेजेस वगैरह, अगर कोई फ्रेजेस वगैरह इस्तेमाल किया गया हो तो वो सारा का सारा जो है, या फिर जनरल फैक्ट हो, तो इन सब को जो है हम कभी भी पास्ट में नहीं बदलते अगर उसका स्टार्टिंग पास्ट में है तो। अदरवाइज अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट है, इनको छोड़ के, अगर हैबिचुअल एक्शन ना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, फ्रेजेस वगैरह भी ना हो और जनरल फैक्ट वगैरह ना हो, तो हम जो है अगर पास्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस को पास्ट टेंस में ही रखते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह आ जाए, फ्रेजेस वगैरह आ जाए, तो हम सेंटेंस को एज इट इज रखते हैं जिसमें दिया हो। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये चाहे इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे आप इसको पास्ट में कह लो चाहे प्रेजेंट में, ये स्टेटमेंट तो बदलना है नहीं, ऑनेस्टी हमेशा रहना ही रहना है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि जो कल सच था, जो आज सच है, जो परसों भी सच रहेगा। आदत थी जो कल है, आदत का मतलब ये है कल थी आज है रहेगी। तो इस तरीके से जो है जनरल फैक्ट, इडियम्स, और जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि आपको फ्रेज उठा के दे दिया और फ्रेज में आपने पता चला कि पास्ट है, दूसरा पार्ट आपने पास्ट में कर दिया। तो फ्रेज का भी नहीं करते, ईडीएम का भी जो आपका आता है, ईडीएम जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, इतने सारे 1000 1200 1300 अभी आप प्रिपेयर करोगे अपने एग्जाम के लिए, तो फ्रेजेस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद रखते हैं। अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट में रखते हैं। फिर अगर सेंटेंस का चाहे पार्ट अगर पास्ट में हो तो भी हम फ्रेज अगर है तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। और एक ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का, कंडीशनल सेंटेंस जिसको बोलते हैं। अभी हम आगे चल के कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात ये समझते हैं कि जैसे सेंटेंस अगर स्टार्ट हो इफ से, एज सुन एज से, इन केस से, प्रोवाइडेड से, अनलिस से, अनटिल से, बिफोर से, आफ्टर से, या फिर वेन से, ये जो भी वर्ड है ये कंडीशन शो करती है, ये कंडीशन लगाती है सेंटेंस में। इफ आई विल कम, आई विल मीट यू। तो ऐसे टेंसेस में क्या करते हैं, जो इफ वाला, एज सून एज वाला, इन केस वाला, प्रोवाइडेड वाला, अनलेस वाला, अनटिल वाला, बिफोर वाला, आफ्टर वाला और व्हेन वाला, ये जो सेंटेंस का जो पार्ट ये वर्ड्स कंटेन करते हैं उनको हम क्या करते हैं कि कभी भी सिंपल फ्यूचर में नहीं रखते हैं, उनको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और उसके बाद वाले क्लॉज को, उसके बाद वाले पार्ट को हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। ये कंडीशनल में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए कि ये जो भी वर्ड है ये क्या करते हैं, ये कंडीशंस बताते हैं सेंटेंस में किसी। तो जब भी सेंटेंस बताएं और ये वाले वर्ड जिस पार्ट में हो, सपोज करो इस पार्ट में ये वाले वर्ड है, तो इस वाले पार्ट में आप कभी भी जो है फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करोगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो टेंस इस्तेमाल होते हैं, सिंपल एंड फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। तो आपको करना क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है इफ वाले क्लॉज में, एज सुन एज वाले क्लॉज में, इन वाले क्लॉज में, प्रोवाइडेड वाले क्लॉज में, अनलेस वाले क्लॉज में, अनटिल वाले क्लॉज में, बिफोर वाले क्लॉज में, आफ्टर और व्हेन वाले क्लॉज में। इन वर्ड से कंटेन सारे जो पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, अगर ये वर्ड कंटेन करते हो तो उनको हम सिंपल प्रेजेंट रखते हैं, और दूसरे वाले को क्या रखेंगे, सिंपल फ्यूचर रखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में ये होगा इफ आई विल, हटाओ, इफ आई कम आई विल मीट यू, अगर मैं आया तो मैं मिलूंगा। दोज हु विल वर्क हार्ड, दोज हु विल वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम, दोज हु वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम। दोज कंडीशन बता रहा है कि दोज हु वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम। तो ये रहा आपका सेल और विल को लेके
जो आपको जानना चाहिए। इससे ज्यादा जो कुछ है वो टेंस और टेंस के रूल पे बेस्ड है, और यहाँ पे इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया, लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आई वी के साथ सेल का इस्तेमाल करते हैं, ये कंपल्सन बाध्यता रहती है, उसके साथ विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक चीज और होती है कि अगर हमें किसी चीज को जैसे फोर्स करना हो, अगर हम इम्फेसाइज कर रहे हो किसी चीज को, अगर हमें इम्फेसाइज करना हो तो हम सेल विल को इंटरचेंज कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि अगर हम सेंटेंस पे ज्यादा जोर दे रहे हो, अगर हम ज्यादा जोर दे रहे हो तो सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, तब हम सेल विल का यूज कर लेते हैं। अभी जब आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे, तो वहां मैं इस चीज को और आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए भी ये समझ लीजिए कि अगर अगर ऐसा हो कि हम ज्यादा बाध्य करें किसी चीज को, ज्यादा एम्फेसाइज करें सेंटेंस को, तब हम सेल विल को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं वुड की। वुड जो है ये प्रेफरेंस अगर बताए या फिर चॉइस बताए तो इसको रेदर के साथ यूज करते हैं। अगर वुड प्रेफरेंस या फिर चॉइस बताए तो इसको रैदर के साथ यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रेफरेंस या चॉइस बताए तो रैदर के साथ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है ही वुड रैदर डाई देन बेग। ही वुड, वह मरना पसंद करेगा भीख मांगने से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, उसका चॉइस है। क्या है, चॉइस है, या यूं कह सकते हो प्रेफरेंस है कि वो भीख नहीं मांगेगा, वो मरना पसंद करेगा। तो जब हम प्रेफरेंस या चॉइस के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं तो रैदर वर्ड के साथ में इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और है, जैसे अभी मैंने बताया कि इफ द सेंटेंस इज इन द पास्ट इट विल कंटिन्यू इन द पास्ट। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट में ही आगे चलेगा, बस कंडीशन ये हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, जनरल फैक्ट ना हो, हैबिचुअल एक्शन वगैरह ना हो। ही होप्ड दैट ही विल पास, यहाँ पे विल गलत है, यहाँ पे होगा वुड पास। यहाँ पे ना ही कोई हैबिचुअल एक्शन है, ना ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए विल का वुड होगा। एक चीज और है, वुड, यूज्ड टू और सिंपल पास, ये तीन के तीनों जो है आपका पास्ट रूटीन एक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं, वुड जो हो गया, यूज्ड टू हो गया और सिंपल पास जो हो गया, ये तीन के तीनों पास्ट रूटीन एक्शन बताते हैं। जैसे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाया करता था। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं पैदल आया करता था। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, हम घर आने से पहले घंटों खेला करते थे। तो जितने भी ये वर्ड है, यूज्ड टू, वुड और पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ये क्या करते हैं, पास्ट रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अभी इतना समझने की जरूरत है वुड के विषय में। आगे चल के जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो भी कंफ्यूजन आएंगे वहां पे साथ में दूर करते चलेंगे। यहाँ पे आप ये दो तीन चीजें आपको समझने की जरूरत है कि प्रेफरेंस और चॉइस के लिए वुड को रेदर के साथ इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस अगर पास्ट में कंटिन्यू हुआ है तो पास्ट में ही रहेगा, अगर शुरुआत हुई है तो पास्ट में ही कंटिन्यू रहेगा। और मतलब वो कंडीशन भी है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो और जनरल फैक्ट ना हो, इडियम्स वगैरह ना हो, तो पास्ट में कंटिन्यू रहेगा। और वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट, ये तीन के तीनों जो है पास्ट रूटीन एक्शन बताते हैं। इन दो तीन इंपॉर्टेंट रूल्स के अलावा वुड के विषय में कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। जैसे आई विश, एज दो, इफ, आई वुड, सॉरी, इफ, वुड दैट, सपोज। ये जो वर्ड है, अगर कोई सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है तो वो बोले जाते हैं इमेजिनरी सेंटेंस या इमेजिनेटिव सेंटेंस। आई विश, एज दो, इफ, वुड दैट, सपोज। अगर इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उनको बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनेटिव सेंटेंस, या अगर हिंदी में बोले तो काल्पनिक सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य। मतलब हम किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं तो एक चीज हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, जो ये इफ वाला क्लॉज हो गया, एज दो वाला क्लॉज हो गया, जो है आई विश वाला क्लॉज हो गया, वुड दैट वाला क्लॉज हो गया, या फिर सपोज वाला क्लॉज हो गया। इस क्लॉज में हमेशा हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नो मैटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है क्या नहीं है, जो वर्ब हमेशा है हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और उसके सेकंड पार्ट में, इफ वाले क्लॉज को छोड़ के सेकंड वाले पार्ट में, जिसको मेन क्लॉज भी बोला जाता है, उसमें हम हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कि इमेजिनरी सेंटेंसेस में वर्ब के साथ वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्या कॉम्बिनेशन याद रखेंगे आप, वर्ब के साथ
वुड का, ये कॉम्बिनेशन चलता है वर के साथ वुड का। लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इमेजिनरी सेंटेंस होना चाहिए। और इमेजिनरी सेंटेंस पहचानने के लिए हमें कुछ वर्ड जानने होते हैं, जैसे आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, एज दो, इफ अगर ऐसा हो तो, वुड दैट, सपोज। ये सारे के सारे चार पांच जो वर्ड है ये इमेजिन करवाते हैं, हम कुछ सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो ये कल्पना करने वाले शब्द हैं। तो जब भी ये शब्द सेंटेंस में आए तब हम जो है इफ वाले क्लॉज में वर्ब वर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले क्लॉज में मेन क्लॉज में वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा वर और वुड का कॉम्बिनेशन रहता है इमेजिनरी सेंटेंसेस में। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही, इफ आई वर, तो यहाँ पे हमेशा वर लगाएंगे, याद रखिएगा कभी भी वॉज नहीं लगाएंगे। इफ ही वॉज ए बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई, ऐसे भी होता सेंटेंस तो भी आप वर ही लगाते अगर यहाँ पे ही होता तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे इफ वाले क्लॉज में हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले क्लॉज में हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड इज यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉजेज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंस, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ पे वर का इस्तेमाल होता है जब आप इमेजिनरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस में ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि वर का इस्तेमाल करते हैं, वॉज वगैरह के नहीं। पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए वुड का इस्तेमाल हो तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, यहाँ पे ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वुड का इस्तेमाल पहले किया गया है। वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए भी जो है वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। ठीक है, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लायक नहीं है, लेकिन सेंटेंस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज उठा के दे देता है, उसका एक पोर्शन कट कर देता है। अब जो है इसकी विश की बात करें तो विश को शो करने के लिए भी वुड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून, आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून। तो यहाँ पे विश की बात हो रही है, अगर हम विश एक्सप्रेस कर रहे हों तब भी हम जो है वुड का इस्तेमाल करते हैं। और वुड लाइक टू का इस्तेमाल भी इच्छा जताने की होती है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मुझे मैनेजर से बात करने की अगर आप इच्छा जता रहे हो तो आई वुड लाइक टू इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन पे ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड नहीं होते, बेस्ड होते हैं ये इमेजिनरी सेंटेंस पे, इन पे बहुत आते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए जो मैंने आपको ये समझाया है कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज या इफ क्लॉज या लाइक क्लॉज, इमेजिनरी क्लॉज, इसमें वर और वुड का जो है कॉम्बिनेशन चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए जानबूझ के तीन चार बार इसको जो है एम्फेसाइज किया है आपको कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब बात करें शुड की। शुड का जो इस्तेमाल होता है वो होता है सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे सलाह दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, यहाँ पे एक एडवाइस है कि तुम्हें दूसरों पे जो है हंसना नहीं चाहिए। तो सजेशन और एडवाइस लगभग सिनोनिम्स ही हैं। तो सजेशन या एडवाइस देने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। इससे रिलेटेड जो चीज़ एग्जाम में आती वो ये आती है कि लेस्ट के साथ जब निगेटिव मीनिंग दिखानी होती है, लेस के साथ शुड का इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? शुड का। तो शुड इस जगह पे निगेटिव मीनिंग रखता है। क्या मीनिंग रखता है? निगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, उसे तेज दौड़ना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि वह उसकी ट्रेन छूट जाएगी, मिस कर जाएगा। तो जब भी लेस के साथ शुड का इस्तेमाल होता है तो शुड एक तरीके से निगेटिव मीनिंग या निगेटिव पर्पज शो करता है। टेक केयर लेस्ट यू ही फेल, एक ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझ में आए कि लेस्ट के साथ हम जैसे यू या ही दोनों लिया है, तो चाहे आप सिंगुलर लो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल लो, चाहे सिंगुलर लो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट लो, जो वर्ब होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? प्लूरल। आवाज सुनिएगा ध्यान से मेरी। टेक केयर लेस यू ही फेल, तो यहाँ पे सॉरी फॉल, टेक केयर ध्यान रखिए अदरवाइज गिर जाओगे। तो चाहे यू लगाओ चाहे ही लगाओ, फाल हमेशा फाल रहना है, कभी भी एस आई एस फॉर्म में नहीं जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में नहीं जाएगा, इसी फॉर्म में रहेगा। और एक चीज और, लेस्ट अपने आप में निगेटिव वर्ड है। इसके साथ अगर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स ये होता है कि सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो ये मैंने आपको सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस में एक बार बताया, यहाँ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ही डज नॉट टेक रिस्क लेस्ट ही शुड लॉस हिज मनी, ही डज नॉट टेक
रिस्क लेस, ही शुड लूज हिज मनी, ही शुड नॉट, यहाँ पे सेंटेंस में नॉट था, एक्चुअली इसी नॉट को हटाना था। ही डज नॉट टेक रिस्क, ये आपका अलग सेंटेंस है, लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में होना चाहिए, लेस्ट ही शुड नॉट। अगर यहाँ पे नॉट लगा दो तो सेंटेंस वो गलत हो जाता है, तब सुपरफ्लुअस हो जाता है। वैसे ये सेंटेंस सही है अगर इसके अंदर अगर नॉट इंट्रोड्यूस ना कराया जाए तो। अब बात करेंगे ऑट टू और मस्ट की। ऑट टू होता है जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को शो करता है, जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, एक तरीके से मोरलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, ड्यूटी की बात की जा रही है। और जो मस्ट होता है जैसे कि ये कंपल्सन, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन या फिर ड्यूटी के लिए यूज होता है। एक कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑट टू, ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है मस्ट, और शुड का इस्तेमाल भी चाहिए के सेंस में होता है कि करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वहां पे भी ड्यूटी की बात हो जाती है। तो क्या फ़र्क है, हम यूज क्या करें? अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन तीनों में फ़र्क ये होती है सिर्फ इंटेंसिटी की। जैसे कि हम कोई ड्यूटी कर रहे हैं तो उसमें इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी पे, अगर हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में कोई बात बोलनी हो, अगर ड्यूटी करानी हो, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसिटी थोड़ा कम हो तो हम ऑट का इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू का। और इंटेंसिटी सबसे कम हो, एकदम जनरल सेंस में बात कर रहे हो, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम मस्ट इस्तेमाल करें, ऑट टू इस्तेमाल करें या शुड इस्तेमाल करें। बस सेंटेंस को देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कंपल्सन, जो बाध्यता है, या जो सेंटेंस की इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे है कि ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना ही चाहिए, तो यहाँ एक तरीके की ज़्यादा इंटेंसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, यहाँ पे इंटेंसिटी है कि हम सभी को करना चाहिए। और वी शुड डू समथिंग, तो वहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो यही फर्क होता है जो है कि मस्ट में, ऑट टू में और शुड में। जो मस्ट होती है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ऑट टू की इंटेंसिटी उससे कम होती है, और शुड की इंटेंसिटी किसी काम कराने की, किसी ड्यूटी की सबसे कम होती है। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। चलिए कुछ और मॉडल्स देखते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड टू का जो है यूज करते हैं हम पास्ट हैबिट या फिर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि यूज्ड टू का जो है हम यूज करते हैं पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी इससे पहले मैंने बताया कि वुड को जो है साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, सिंपल पास्ट को यूज करते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए। यूज्ड टू का भी इस्तेमाल पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यूज्ड टू का कभी इस्तेमाल जो है प्रेजेंट जो है हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। अगर आपको करंट सीन में जो अभी की आदत है उसको दिखाना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना होता है। क्या इस्तेमाल करना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जैसे एग्जांपल है, ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। वो 10 बजे तक पढ़ता है और फिर उसके बाद जाके सो जाता है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है गोज टू। यूजेस टू को देख के समझ में आया चाहे ना, मैं यहाँ गोज टू से देख के आप समझ सकते हैं कि ये बात हो रही है करंट सिचुएशन की, और यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल किया गया है, तो ये गलत होता है। यूजेस टू का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। इसके बदले हम क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, अगर अभी की कोई बात कर रही हो, अभी के एक्शन की बात की जा रही हो, जो करंट सिचुएशन में भी स्टिल परसिस्ट हो, उसके बाद अभी छूटी ना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, ना कि यूज्ड टू। और एक सेंटेंस ये देखिए, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ध्यान से देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आई एम यहाँ पे है आपका वर्ब प्लस यूज्ड टू, ये वर्ब आपका हो गया एम, प्लस साथ में ये यूज टू हो गया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि यहाँ पे गेटिंग है। तो अगर ये हो तो ये क्या करते हैं? ये हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं, हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं। अगर ये फॉर्म हो वर्ब प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह है कि यहाँ पे जो सेंटेंस में जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है वो इस तरह दे सकता है कि आई एम यूज टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग।
गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमको ये सेंस आता है, अच्छा ये इन्फिनिटी लगा है तो कोई बात नहीं, सही है, लेकिन यहाँ गेट नहीं होना चाहिए, गेटिंग होना चाहिए। अब रीजन मैं बताता हूँ कि टू के बाद यहाँ पे गेटिंग क्यों लगना चाहिए। यहाँ पे जो टू है वो टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ना कि वो गेट के साथ है। टू प्लस गेट, टू प्लस वर्ब इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे है आई एम यूज्ड टू, ये यूज के लिए टू इस्तेमाल हुआ है, यूज के साथ आया है। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो आईएनजी फॉर्म में आता है। तो आई एम यूज्ड टू, इसलिए यहाँ पे गेटिंग का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह कुछ और वर्ड्स होते हैं जिन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, इनसे अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वो सारे वर्ड समझते हैं यूज्ड टू की तरह। जैसे बी यूज्ड टू हो गया, एक कस्टम्ड टू हो गया, एवार्ड्स टू हो गया, विथ ए व्यू टू हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, इन एडिशन टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, गोइंग टू, गिवन टू, टेकन टू एंड प्रोन टू। ये वर्ड मैं ऑलरेडी आपको प्रीपोजिशन में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उस वक्त सही से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये आपका एक और रिवीजन हो जाएगा और ये वर्ड आपके जहन में अब जाके बस जाएगा सारे के सारे, कि यूज्ड टू, कस्टम्ड टू, अवार्ड टू, विथ ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, गोइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। इन सभी के साथ इनके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वर्ब प्लस आईएनजी, एडिक्टेड टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुक फॉरवर्ड टू, साथ में वर्ब प्लस आईएनजी। आई गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन राइट व्हेन आई वॉज इन लंदन, तो यहाँ पे यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यूज्ड टू से रिलेटेड यही कुछ चीजें होती हैं जिन पे बेस कुछ क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, डेयर एंड नीड। डेयर एंड नीड, ये दो के दोनों डेयर और नीड क्या होते हैं, ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं और मॉडल्स की भी तरह काम करते हो। डेयर का मतलब होता है करेज, चैलेंज, साहस बोल सकते हो। नीड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे ही नीड्स मी, ही नीड्स मी, उसको मेरी जरूरत है। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, ही नीड्स मी, यहाँ पे नीड्स क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, सी डज नॉट डेयर टू, वह वहां जाने का साहस नहीं उठा पाई। यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देने लायक है कि नीड और डेयर का हम इस्तेमाल जनरली हम इनका पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करते हैं। पॉजिटिव सेंस में जब हम यूज करते हैं तो हम इनके जो पहले जो वर्ब आता है उसके पहले टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई नीड हेल्प हिम, ये गलत है। आई नीड टू हेल्प हिम, आई नीड टू हेल्प हिम, तो ये जो आपका वर्ब आया है इसके पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यहाँ नीड्स के बाद टू का इस्तेमाल किया गया है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे ही विल नॉट डेयर टू कम देयर, ही विल नॉट डेयर टू कम देयर, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, डेयर टू कम देयर। अगर हम इसका निगेटिव में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको टू इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वर्ब आ जाता है, सीधा सीधा बेयर इन्फिनिटी आ जाती है। बेयर इन्फिनिटी होती है, डायरेक्ट वर्ब होती है विदाउट टू। तो ये हो गया आई नीड नॉट कम टुमारो, नीड के साथ नॉट आया तो आई नीड नॉट टू कम टुमारो, फिर टू लगाने की जरूरत नहीं है। जब निगेटिव सेंटेंस में आएगा तो सीधे सीधे वर्ब आ जाता है। ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन। तो बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब हम पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो नीड और डेयर जो दोनों वर्ड हैं इनके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के पहले, और निगेटिव सेंस में है तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अब कुछ कंफ्यूजन जैसे क्रिएट हो सकते हैं उनको मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे कैन, कुड, मे और वुड, ये चारे को चारे रिक्वेस्ट शो करते हैं। एक होता है जो कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट शो करता है, कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट शो करता है, इसको मैं क्लियर कर चुका हूं। मे और वुड ये दो के दोनों रिक्वेस्ट शो करते हैं, एक रिस्पेक्ट से करता है, रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट में करता है, और वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। ये लेकिन दोनों जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, ध्यान रखिएगा। मे और वुड जब ये रिस्पेक्ट को शो करते हैं, जैसे कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ, ये मतलब आते हैं, कैन का यूज हम करते हैं मतलब इंट्रोगेटिव के साथ कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। लेकिन जो वुड और मे है वो रिक्वेस्ट के सेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है ज़्यादातर। वुड आई टैक टू मिस्टर सिंह, और नीचे है मे आई कम इन सर। अब यहाँ पे कैन आई टेक योर बाइक मतलब हम किसी दोस्त से बाइक वगैरह मांग रहे हैं तो ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो गया। वुड आई टेक टू मिस्टर सिंह, तो यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई कि वुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं बात कर सकता हूँ मिस्टर सिंह से। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पे
एक रिक्वेस्ट मांगी जा रही है, रेस्पेक्ट की बात तो नहीं हो रही, रिक्वेस्ट मांगी जा रही है अंदर आने की जो है। और रेस्पेक्ट की भी बात हो रही है कि सामने जैसे कोई टीचर वगैरह है तो उससे हम रेस्पेक्ट देते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैन कुड में यही डिफरेंस है, कैन का फ्रेंडली, कुड का फॉर्मल, मे का रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट है और वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। ये वीडियो लेक्चर कुछ लंबा हो गया है तो मैं इस वीडियो लेक्चर को अभी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कुछ 10-12 मिनट का और लेक्चर रह गया है जिसमें कुछ 2-3 और रूल रह गए जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और हमें प्रैक्टिस करनी है 35-40 क्वेश्चन की, जो मैं कराऊंगा, और कुछ 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिसका सोल्यूशन अगले डेज पे मिलेगा। तो मैं आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करा दूंगा ये 50-60 क्वेश्चन। अभी इस वीडियो को ध्यान से समझिए, और ध्यान से समझने के बाद जैसे ही आप क्वेश्चन के थ्रू गुजरेंगे नेक्स्ट डे पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, और एक बार पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप एक्सरसाइज खुद करोगे, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा एक बार से, तो आपका ये जो है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश की है कि आपको ये कैन, कुड, में, माइट और ये मॉडल्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक